Hello all and welcome to Study Adda. So this is Vaibhav Shukla and today we are going to talk about the legal aptitude section of CLAT 2013. तो CLAT 2013 के क्वेश्चन पेपर में जो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए थे उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और क्या उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए हम CLAT 2017, 16, 15, 14 चार क्वेश्चन पेपर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 18, 19, 20 के भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो कुल 6-7 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उसमें हमने हमेशा शुरुआत में यही बात करी है कि हमारा इसमें एक ही मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र क्या है कि हमें किस चीज से स्टिक करके रहना है, हमें करना है स्टिक टू दी प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो सकता है कि रियल सेंस में सही नहीं हो। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो नहीं ये तो क्राइम होता है, तो आपको उसे नहीं देखना है। अगर आपके प्रिंसिपल में लिखा है कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम, तो आपको क्या मानना है, आपको यही मानना है कि जी हाँ मर्डर इज नॉट अ क्राइम। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो देखिए इसका एक बेसिक सा फंडा होता है, ये भी अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या आपको एक प्रिंसिपल दिया होगा और कुछ फैक्ट्स दिए होंगे। ठीक है, आपको प्रिंसिपल को पढ़ना है, उसे किस पे अप्लाई करना है, उसे आपको किस चीज पे अप्लाई करना है, उसे आपको अप्लाई करना है फैक्ट्स पे। किस पे? फैक्ट्स पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका क्या है, आपके पास प्रिंसिपल दिए हुए हैं और प्रिंसिपल को आपको किस पे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है फैक्ट्स पे, और फैक्ट्स पे अप्लाई करके आपको एक कंक्लूजन डिराइव करना है। ठीक, प्रिंसिपल फैक्ट्स पे आप करेंगे अप्लाई और क्या कंक्लूजन आप उससे डिराइव करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो ये आपका 50 क्वेश्चन है, लीगल प्रोपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि हमें एक मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन इससे निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू हुम इट इज मेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। एक ऑफर जब किसी पर्सन को किया जाता है और जब उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। बट द प्रॉमिस विल बिकम लीगली बाइंडिंग ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज अनकंडीशनल। लेकिन वो प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग कब बनेगा, जब वो एक्सेप्टेंस जो ऑफर की गई है वो क्या है, वो अनकंडीशनल है, कंडीशनल नहीं है। तो बेसिकली हम ये चीज जानते हैं कि जो एक्सेप्टेंस होती है ना वो एब्सोल्यूट होती है और कैसी होती है, अनकंडीशनल होती है। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होती है हमारी क्या, एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज हाउस टू श्याम फॉर ₹5 लाख। राम ने क्या ऑफर किया, राम ने श्याम को ऑफर किया कि मैं 5 लाख में आपको अपना घर बेच दूंगा। ठीक है, सॉरी नॉट 5 लाख, 50 लाख। ठीक, श्याम एक्सेप्ट दिस ऑफर बट वांट्स टू पे द प्राइस ऑफ द हाउस इन 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। श्याम ने ये ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसने बोला कि मैं 10-10 लाख करके 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करूंगा। राम डज नॉट एग्री टू इट, राम इस चीज से एग्री नहीं करता। देयरफॉर श्याम एग्रीज टू पे द प्राइस ऑफ द हाउस इन द वे एज ओरिजिनली डिजायर्ड बाय राम। उसके बाद श्याम क्या कहता है, श्याम बोलता है ठीक है भाई जैसे आप बोल रहे हो मैं 50 लाख पूरा एक बार में पे कर दूंगा। बट राम डज नॉट रिप्लाई टू इट, बट राम क्या करता है, उसे रिप्लाई नहीं करता है। कैन श्याम कंपेल राम टू सेल हिज हाउस टू हिम। तो क्या अब श्याम राम को कंपेल कर सकता है कि वो अपना हाउस उसे बेचे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि श्याम कैन कंपेल राम टू सेल हिज हाउस बिकॉज श्याम अल्टीमेटली एग्रीज टू पे द प्राइस एज ओरिजिनली डिजायर्ड बाय राम। श्याम कैन कंपेल राम टू सेल हिज हाउस बिकॉज श्याम इन द फर्स्ट इंस्टेंस सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद द डिजायर ऑफ राम। श्याम कैन कंपेल राम टू सेल हिज हाउस बिकॉज राम्स ऑफर डज नॉट एक्सक्लूड द पेमेंट ऑफ प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। और डी बोल रहा है श्याम कैन नॉट कंपेल राम टू सेल हिज हाउस बिकॉज श्याम इम्पोजेज अ न्यू कंडीशन अबाउट पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द हाउस व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर विच इज नॉट अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय राम। चलिए तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऑफर राम ने किया, श्याम ने उस पर कंडीशन लगा दी, राम ने उस कंडीशन से मना कर दिया, तो वो ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, वो ऑफर वहीं खत्म हो गया। ठीक,
अब राम ने एक नया ऑफर दिया, श्याम ने एक नया ऑफर दिया कि हाँ मैं 50 लाख पूरा एक साथ दूंगा, आप मुझे घर बेचना चाहते हैं। अब राम नहीं बेचना चाहता, तो उसमें श्याम राम को कंपेल नहीं कर सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो वहीं खत्म हो गया था जब श्याम ने उस एक्सेप्टेंस में कंडीशंस लगाई थी। तो ऑप्शन डी ही सिर्फ आपका बोल रहा है कि कैन नॉट कंपेल राम, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बाकी एबीसी क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल कह रहा है कि जनरली एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होते। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड एग्रीमेंट सम कंसिडरेशन व्हिच मे हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। तो एक एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए कुछ कंसिडरेशन जरूरी होती है और उस कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए किस में? इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं कि विलियम हैज एन ओल्ड कार ऑफ विच ही मेक्स सेल्डम यूज। विलियम के पास एक पुरानी कार है जिसका वो कभी कभी यूज करता है। ही वॉलेंटरली एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्मिथ टू सेल दिस कार फॉर ₹10,000, और वो वॉलेंटरली बोलता है स्मिथ को कि मैं ये कार आपको 10,000 में बेच दूंगा। देयरफॉर वन एंसन अप्रोचेस, एक एंसन नाम का आदमी आता है, विलियम एंड ऑफर्स टू बाय दैट कार फॉर ₹1 lakh as the car was one which Anson has been searching for long. Now William wants to cancel his agreement with Smith and refuses to deliver the car to him, saying that consideration price for the car promised by Smith is negligible and therefore agreement with him cannot be said to be valid one. देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विलियम कैंसिल नहीं कर सकता है क्योंकि उसने 10,000 रुपए में बेचना चाहता था। 10,000 रुपए की कोई ना कोई वैल्यू किसकी नजरों में? लॉ की नजरों में है, और उसे बाद में पता चला कि भाई ये कार ये 1 लाख में खरीदना चाहता है, तो अब वो एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता है। तो विलियम कैन नॉट कैंसिल हिज एग्रीमेंट विद स्मिथ एज द सेल ऑफ कार फॉर ₹10,000 वाज वॉलंटरली एंड द प्राइस हैज सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। आंसर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप अगर कोई चीज बेचना चाहते हैं 10 रुपए में और अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं 10 रुपए में खरीद लूंगा, बाद में मैं आपके पास आता हूं, मैं आपको कहता हूं नहीं मुझे 100 में दे दो, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते यार मेरे तो उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू 10 रुपए ही लगाई थी और आपको पता था कि उसकी वैल्यू 10 ही है। जस्ट बिकॉज मुझे वो चीज चाहिए ही और मुझे वो चीज कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए मैं उसके लिए 100 रुपए 10 टाइम्स दोगुना आपको देने तैयार हूं, लेकिन उसकी वैल्यू 10 रुपए ही थी और उसकी वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ भी 10 थी। ठीक है, 10 रुपए उसकी सफिशिएंट वैल्यू, मतलब कुछ कंसिडरेशन उसके लिए थी। ठीक है, तो यहां पे ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एटलीस्ट 70% ऑफ द टोटल क्लासेस हेल्ड इन द सेमेस्टर एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यूनिवर्सिटी रूल क्या बोलते हैं कि 70% क्लासेस आपको, जो टोटल क्लासेस मान लीजिए 100 क्लास हुई है तो उसका 70% होता है 70 क्लासेस आपको अटेंड करनी है पूरे सेमेस्टर में। किस चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए? सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। ठीक, फैक्ट क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं कि आनंद एन इकोनॉमिकली पुअर बट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ एलएलबी फाइनल सेमेस्टर व्हाइल गोइंग टू हिज यूनिवर्सिटी बाय साइकिल रिसीव्ड सम लेग इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट। उसे क्या हो जाता है? कुछ लेग इंजरीज हो जाती है रोड एक्सीडेंट में साइकिल से, जब वो एलएलबी फाइनल सेमेस्टर की क्लास जा रहा होता है। कॉन्सिक्वेंशियली आनंद कुड नॉट अटेंड हिज क्लासेस फॉर 1 वीक, और वो 1 वीक के लिए अपनी क्लासेस नहीं कर सकता। एज ही वॉज एडवाइज रेस्ट बाय द डॉक्टर फॉर दैट पीरियड, क्योंकि उसे डॉक्टर ने उस टाइम के लिए रेस्ट बोला था। ड्यू टू हिज एब्सेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आनंद फेल्ड टू हैव 70% अटेंडेंस essential to appear in the examination and therefore he was debarred from appearing in the examination by the university authorities. Alan challenges this decision in the court of law. ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि भाई वो 70% कम हो जाती है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसे चैलेंज करता है। ऑप्शन ए बोल रहा है आनंद विल सक्सीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज द एक्सीडेंट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। बी बोल रहा है आनंद विल डेफिनेटली गेट फेवर ऑफ द कोर्ट एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एज ही कम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकली पुअर फैमिली एंड मे नॉट अफोर्ड टू टेक री एडमिशन। चलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही मॉरल बातें कर रहा है, लॉ मॉरलिटी को विश्वास नहीं करता है। ठीक है, लॉ लीगल पॉइंट्स देखता है। आनंद विल नॉट सक्सीड एज ही कुड वेरी इजीली फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन बाय बीइंग रीजनेबली रेगुलर इन द क्लास थ्रू आउट द सेमेस्टर। और डी बोल रहा है आनंद विल सक्सीड एज रिक्वायरमेंट ऑफ 70% अटेंडेंस मे बी डिक्लेयर्ड आर्बिट्ररी एंड देयरफॉर अनरीजनेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। चलिए, तो ये आपके 3 ऑप्शन हैं जो कि किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपकी बात कर रहे हैं कि भाई पहला बोल रहा है कि आनंद विल सक्सीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द एक्सीडेंट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। सी बोल रहा है आनंद विल नॉट सक्सीड एज ही कुड
वेरी इजीली फुली एलिजिबल। चलिए तो अब देखिए ये जो आपका डी है ये आर्बिट्रेरीनेस वाला, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो अब आपकी लड़ाई दो ऑप्शन में बची है, ए में और सी में। ए बोल रहा है कि एक्सीडेंट वॉज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, और सी बोल रहा है कि अगर वो रेगुलर होता तो शायद उसे उस एक हफ्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आनंद सक्सीड हो जाएगा इस चीज में, क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो सचमुच उसके बियॉन्ड कंट्रोल था और उसके लिए उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद वो 70% कंप्लीट कर सकता था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिंसिपल क्या बात कर रहा है।